रहा है, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक भी बन चुके हैं। तो पीजीटी के लिए प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं या उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, भूगोल विषय से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2009 में परीक्षा तिथि 7 फरवरी 2010 है। ये प्रतियोगिता साहित्य में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस पर देखा जाएगा कि 125 प्रश्न पूछे गए हैं इस साल में, कैसे प्रश्न हैं। तो किसी भी सफलता के लिए उसके प्रीवियस ईयर में सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऑप्शन से या उस टॉपिक के विषय से संबंधित हमेशा प्रश्न रिपीट होने या नए बनने का संभावना रहती है। तो इसलिए आज आइए हम लोग देखते हैं 125 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। ऐसे निरंतर ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों से 2009 से लेके 2022 तक 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्नों पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहले तो फ्लाइट मोड लगा दें, किसी का कॉल ना आए। आइए देखते हैं। इसमें नंबर 1 प्रश्न है, सर्वाधिक एल्बिडो परावर्तित सूर्यातप होता है। तो एक नंबर ऑप्शन में है कि सर्वाधिक एल्बिडो यानी सर्वाधिक सूर्यातप वापस जितना सूर्य प्राप्त होता है उससे धरातल, कौन सी धरातल सबसे ज़्यादा परावर्तित करती है, इसका इस प्रश्न का महत्व ये है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हिमाच्छादित धरातल से, दूसरा है रेत से, तीसरा ऑप्शन है घास से, चौथा शुष्क धरातल से। तो तेज़ी से करने प्रयास करेंगे। तो इसमें हिमाच्छादित धरातल जो है सर्वाधिक सफ़ेद है, जो सर्वाधिक सफ़ेद वाइट रहेगा उसका परावर्तित गुणांक सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा अधिक परावर्तित करता है। और शुष्क धरातल जो इसका रंग भूरा या काला होता है तो कम परावर्तित करता है, या काला रंग कम परावर्तित करता है और सफ़ेद रंग अधिक परावर्तित करता है, इसलिए हिमाच्छादित धरातल अधिक परावर्तित करेगा। दूसरा प्रश्न है, कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण में कोरमंडल तट की जलवायु प्रदर्शित की गई है। कोपेन, व्लादिमीर कोपेन जो है जलवायु को विभाजित करने वाले, विश्व की जलवायु या भारत की जलवायु को विभाजित करने वाले महत्वपूर्ण जलवायुवेत्ता हैं। तो कोपेन और थॉर्नथॉट ही हैं जो जलवायु को विभाजित किए हैं, भारत को या विश्व को भी। तो इसमें कोरमंडल तट की जलवायु को किस नाम से प्रदर्शित करते हैं देखेंगे। एक ऑप्शन है AMW द्वारा, ये तो गलत हो जाएगा, मानसूनी जलवायु होता है इसका। AS द्वारा आप लोग बताइए। तीसरा ऑप्शन है AW, सवाना तुल इसका हो जाएगा। CWG यानी गंगा घाटी वाला हो जाएगा ये। तो AS कोरमंडल यही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तट का जलवायु है, सही ऑप्शन इसका दूसरा होगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जड़ धाराओं के लिए सही नहीं है। तो जड़ धाराओं के क्रोड में 60 नाट से 200 नाट गति की पौने चलती हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा, जड़ धाराओं की स्थिति मौसम के अनुसार नहीं बदलती है। तीसरा ऑप्शन है, ग्रीष्मकाल की अपेक्षा शीतकाल में जड़ धाराएं अधिक तीव्र गति से चलती हैं। जड़ धाराओं का संबंध तीव्र तापमान विपर्यास से है, तो इसका जड़ धाराओं के लिए सही कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो इसका 1 नंबर भी सही है, क्योंकि गति चलती हैं हवाएं, इसे ही नहीं बदलती हैं, मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रीष्मकाल की अपेक्षा शीतकाल में जड़ धाराएं अधिक तीव्र गति से चलती हैं, गलत बात है, क्योंकि ग्रीष्मकाल में अधिक तेज चलती हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे, इसमें कुछ स्थानीय पौने हैं और इनका देश का नाम दिया गया है कि किस देश से कौन से संबंधित हैं। खमसिन है, इसका संबंध किस देश से है बताइए आप लोग। उत्तरी मिस्र से है। हरमटन, बी ऑप्शन, हरमटन किससे संबंधित है। तो हरमटन का संबंध उत्तरी अफ्रीका से है, क्योंकि ये जो है भूमध्य सागर से निकलती हैं, तो इसको डॉक्टर हवा कहते हैं सहारा मरुस्थल में। मिस्ट्रल जो है किस देश से संबंधित है। यह दक्षिणी फ्रांस से, उत्तरी फ्रांस से किससे संबंधित है। सी का सेकंड दक्षिणी फ्रांस से है। डी, चिनूक को स्नोईटर भी कहते हैं,
गर्म हवा है, ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। 5वां प्रश्न देखेंगे, इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1 का ऑप्शन है निरपेक्ष आर्द्रता भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। दूसरा है निरपेक्ष आर्द्रता के वितरण में जल, स्थल व मौसम का प्रभाव अधिक पड़ता है। अगला देखेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तथा रात्रि की अपेक्षा दिन में अधिक नहीं होती है। चौथा ऑप्शन है महासागरों से दूरी बढ़ने के साथ ही साथ निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है। निरपेक्ष आर्द्रता मतलब वास्तविक आर्द्रता होती है, जो वायु में उपस्थित नमी होती है उसकी मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और सापेक्षिक आर्द्रता एक होती है जो वायु में उपस्थित निरपेक्ष आर्द्रता बटा उस आर्द्रता धारण करने की क्षमता या सामर्थ्य गुणे 100 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सापेक्षिक आर्द्रता होती है। तो निरपेक्ष आर्द्रता से संबंधित इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके निरपेक्ष आर्द्रता भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों की अपेक्षा ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। गलत है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है, इसलिए हमेशा वर्षा होती रहती है। छठा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सागर में गहराई पर भी अधिक तापमान पाया जाता है? कौन से सागर में गहराई पर भी यानी कि नीचे जाने पर तापमान कम होता है? क्योंकि 200 मीटर तक ही फोटिक जोन होता है, प्रकाश जोन होता है, जहाँ तक सूर्यास्त जाता है उसके नीचे धीरे धीरे तापमान कम होता रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्वेजियन सागर, दूसरा है अरब सागर, तीसरा जापान सागर, चौथा है लाल सागर। सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन है लाल सागर। लाल सागर में गहराई पर भी अधिक तापमान पाया जाता है, क्योंकि इसका जल प्रवाह या अन्य नदियों से या महासागर से जुड़ाव कम होता है, तो इसका जल ट्रांसफर नहीं हो पाता है। प्रवाल भित्तियों का अवतलन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? 7वां प्रश्न है। तो प्रवाल भित्तियों का अवतलन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? फर्स्ट ऑप्शन है मर्रे, दूसरा है डेली, तीसरा है डार्विन, चौथा गार्डनर। कौन सा सही ऑप्शन है बताइए। तो प्रवाल भित्तियों का अवतरण सिद्धांत डार्विन ने प्रस्तुत किया था, इसका सही ऑप्शन डार्विन होगा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है विलियम वेबल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, नंबर 1। नंबर 2 न्यूटन का संतुलन सिद्धांत, नंबर 3 हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत, नंबर 4 लाप्लास का गतिक सिद्धांत। इसका सही ऑप्शन है लाप्लास का गतिक सिद्धांत। इसको दोलन सिद्धांत भी कहते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहते हैं, यानी लाप्लास का गतिक सिद्धांत को? सही ऑप्शन 4 होगा। सागर में भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती हैं? सागर में भूकंपीय लहरों को किस नाम से जानी जाती है? नंबर 1 सर्ज, नंबर 2 सोयल, नंबर 3 शेष, चौथा ऑप्शन है सुनामी। तो सागरीय लहरों को सुनामी के नाम से जाना जाता है। सही ऑप्शन 4 होगा। समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? नंबर 1 ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, नंबर 2 मैग्नीशियम सल्फेट, नंबर 3 कैल्शियम सल्फेट, नंबर 4 सोडियम क्लोराइड। इसका सही ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड होता है नमक, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, तो सही ऑप्शन इसका होगा 4। नदी अपर्दन चक्र के किस चरण में मोनोडनाक दिखाई देते हैं? मोनोडनाक किस अवस्था में दिखाई देते हैं, यानी डेविस के अपर्दन चक्र को जिसने पढ़ा होगा वो आसानी से कर लेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रारंभिक अवस्था, दूसरा युवावस्था, तीसरा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, चौथा ऑप्शन है वृद्धावस्था। तो इसका सही ऑप्शन है 4 वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में ही मोनोडनाक पाया जाता है, यानी कि जब नदियाँ प्रवाह जो अवसाद का प्रवाह करने में सक्षम नहीं होती हैं, तो बीच बीच में
जो डिपोजिशन करते हैं उन्हीं को मोनोडोनाक कहते हैं, टीले के रूप में होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पैन प्लेन एक संगम मैदान है जिसका निर्माण बाढ़ के मैदानों के क्षैतिज अपर्दन के कारण होता है। दूसरा है पेनी प्लेन का निर्माण अंतर सरिता क्षेत्र में निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। एक सेकंड, नंबर तीसरा ऑप्शन है एच प्लेन का निर्माण हिमानी अपर्दन द्वारा होता है। नंबर चौथा पेडी प्लेन का निर्माण कई पेडिमेंटों तथा आकस्मिक मरुस्थलों के सम्मिलन से होता है। इसका सही ऑप्शन है 12 का 2 कहाँ गया भाई। पेनिप्लेन का निर्माण अंतर सरिता क्षेत्र में निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। पेनिप्लेन यही डेविस के अपर्दन चक्र से संबंधित है जो बाढ़ द्वारा निर्मित मैदान है। पेनिप्लेन एक संगम मैदान है जिसका निर्माण बाढ़ के मैदानों की क्षैतिज अपर्दन के कारण होता है। पेनिप्लेन का निर्माण अंतरसरिता क्षेत्र में निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप होता है, नहीं डिग्रेडेशन के नहीं होता है, डिपोजिशन के होता है। एच प्लेन का निर्माण हिमानीय अपर्दन द्वारा होता है। पेडी प्लेन का निर्माण कई पेडिमेंटों तथा आकस्मिक मरुस्थलों गुंबदों के सम्मेलन से होता है। ये तीनों सही हैं, ये दूसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है, यानी कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म नहीं है। नंबर 1 का ऑप्शन अच्युताश्म, दूसरा निश्च्युताश्म, थर्ड है कंदरा स्तंभ, चौथा ऑप्शन है काष्ठ खिड़की। कौन सा डिपोजिशनल नहीं है? तेरह का सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है कंदरा स्तंभ, जो है ये इरोजनल है, डिपोजिनल नहीं है। बाकी डिपोजिनल ऑप्शन है, सारी डिपोजिशनल है। 14 नंबर क्वेश्चन देखें। पाट भूमि पाई जाती है बुंदेलखंड पठार में, दंडकारण्य में, तेलंगाना पठार में, छोटा नागपुर पठार में। इसका सही ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार में। 15 नंबर क्वेश्चन है। बेसाल निर्मित तथा लावा प्रवाह से ढकी पहाड़ियाँ हैं। नंबर 1 का ऑप्शन है शिवराय पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, दूसरा है तीसरा गणजात पहाड़ियाँ, चौथा महादेव पहाड़ियाँ। शिवराय पहाड़ियाँ लावा से ढकी हुई पहाड़ी हैं, सही ऑप्शन है नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन अभ्रक का प्रकार है? सही ऑप्शन है इसका लिमोनाइट, दूसरा सिडेराइट, तीसरा मैग्नेटाइट, चौथा बायोटाइट। सही ऑप्शन कौन सा है? थर्ड मैग्नेटाइट अभ्रक का प्रकार है। दो 2000 की जनगणना अनुसार भारत में कुल पुरुष साक्षरता, ये तो 11 का होगा, इसको छोड़ देते हैं, 11 की जनसंख्या अनुसार देख लेना। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए तथा दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या है? सभी सभ्य देशों की तुलना में भारतीयों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न स्तर का है। कारण है भारत में उन सभी कारकों एवं साधनों का अभाव है जिनसे मानव जीवन की सार्थकता, उद्देश्य एवं जीवंतता की संपूर्ति होती है। इसका सही ऑप्शन है ये तथा आर दोनों सत्य है, आर्य की सही व्याख्या करता है। दूसरा ये तथा आर दोनों सत्य है किंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ये सत्य है किंतु आर असत्य है, यह सत्य है किंतु आर असत्य है। सही ऑप्शन है यह आर दोनों सत्य है, आर्य की सही व्याख्या है। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। एल नीनो क्या है? वायुमंडल की ऊपरी परतों पर चलने वाली वायुधारा।
दूसरा है भारतीय मानसून की तीव्रता में सहायक व्यापारी पौने। पेरू के पश्चिमी तट पर प्रवाहित उच्च जलधारा। चौथा ऑप्शन है पश्चिमी यूरोप के तट पर प्रवाहित शीत जलधारा। सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड, पेरू के पश्चिमी तट पर प्रवाहित उच्च जलधारा को एल नीनो कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कथन कारण वाला है। कथन क्या है? हिमालय शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी पवनों से भारत की रक्षा करता है। कारण क्या है? हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं तृतीय युग में निर्मित वलित पर्वत श्रृंखला है। इसका सही ऑप्शन होगा ये तथा और दोनों सत्य है की सही व्याख्या है, यही सही होगा क्योंकि दोनों सही हैं। कथन कारण 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, कयाल निम्नलिखित में से क्या है? कयाल के बारे में पूछा गया है। ऊपरी गंगा मैदान में पाए जाने वाले निम्न भूमि के क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन है केरल तट पर पाए जाने वाले लैगून। थर्ड है हिमालय भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान। हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले फलोद्यान। तो कयाल थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। उच्च हिमालयी भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं, इनको कयाल कहते हैं। 22 नंबर देख लेंगे, प्रश्न क्या है? कुछ उद्योग दिए गए हैं, उनके उत्पादन केंद्र कहाँ पर हैं? इससे मैचिंग वाला प्रश्न है। सीमेंट उद्योग कहाँ पर है? देखेंगे द्वारका में, इसका सही होगा। एक थर्ड एल्युमिनियम कहाँ पर है? आप लोग बताइए। बी के प्रश्न फगवाड़ा में। लौह इस्पात कहाँ पर है? एल्युमिनियम बी का फोर्थ कोरबा में पड़ेगा। सी का लौह इस्पात भद्रावती में कर्नाटक। वस्त्र डी का फर्स्ट फगवाड़ा में। तो इसका सही ऑप्शन 1 होगा। पारिस्थितिकी विकास की प्रमुख अवधारणा है। ऑप्शन है फर्स्ट संतुलित पारिस्थितिकी विकास। दूसरा है समन्वित पारिस्थितिकी विकास। थर्ड ऑप्शन है सतत पारिस्थितिकी विकास। चौथा इनमें से सभी। सही ऑप्शन कौन सा है? 23 नंबर का संतुलित पारिस्थितिकी विकास। पारिस्थितिकी विकास की प्रमुख अवधारणा है। 24 नंबर प्रश्न है, इसमें देखेंगे मानव वातावरण संबंध और भूगोलविद कौन किससे संबंधित है? संभववाद। संभववाद शब्द किसने दिया था? जीन ब्रूंस ने दिया था, लेकिन इससे संबंधित विचारधारा प्रमुख है ब्लास का, जो फ्रांसीसी ज्योग्राफर है। 24 नंबर प्रश्न से आप लोग मैच करिए। तो ये का थर्ड होगा निश्चयवाद। निश्चयवाद किससे संबंधित है? निश्चयवाद से रैडजल संबंधित है, फ्रेडरिक रैडजल। वैज्ञानिक निश्चयवाद न्यू डिटर्मिनिज्म जिसको कहते हैं, इससे कौन संबंधित है? ग्रिफिथ टेलर। क्रियात्मक संभववाद प्रैग्मैटिक पॉसिबिलिज्म इसे कहते हैं। ये इससे जी टैथम संबंधित हैं। तो इसका सही ऑप्शन थर्ड होगा। संभववाद ब्लास, निश्चयवाद रैडजल, वैज्ञानिक निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर, क्रियात्मक संभववाद जी टैथम। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। आज 30 प्रश्नों पर चर्चा किया जाए। भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा के सर्वप्रथम जन्मदाता कौन है? द्वैतवाद शब्द जो है अवधारणा किसने दिया था? नंबर 1 हैटनर, नंबर 2 आर्नियस, नंबर 3 ऑप्शन है रिस्थोफेन, नंबर 4 है जीन ब्रूंस। कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग बताइए। सही ऑप्शन है वारेनियस। वारेनियस ने भूगोल में द्वैतवाद की संकल्पना अवधारणा दिया था। 26वां प्रश्न है, देखेंगे ध्रुवीय क्षेत्र तथा उष्मा मरुस्थलीय क्षेत्र सम्मिलित हैं।
फर्स्ट ऑप्शन है संसाधनों के उच्च विकास प्रदेश के अंतर्गत। नंबर दूसरा है संसाधनों के अल्प विकास प्रदेश के अंतर्गत। नंबर तीसरा है संसाधन विकास की सीमित संभावनाओं वाले प्रदेश के अंतर्गत। इनमें से किसी प्रदेश के अंतर्गत नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा, बताइए आप लोग। ध्रुवीय क्षेत्र तथा उष्मा मरुस्थलीय क्षेत्र सम्मिलित हैं, संसाधन विकास की सीमित संभावना वाले प्रदेश के अंतर्गत हैं। यहाँ पर संसाधन का विकास सीमित हुआ है। 27वां ऑप्शन देखेंगे, संसाधन संरक्षण से आशय है संसाधनों का अनुपयोग, संसाधनों के उपयोग में कृपणता यानी कंजूसी। थर्ड ऑप्शन है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। चौथा है आवश्यकता होते हुए भी किसी संसाधन को पृथक करके संचित रखना। इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे, किस उद्योग को 3 प्रकार के कच्चे माल अर्थात गैसीय, तरल एवं ठोस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सीमेंट, नंबर दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा ऑप्शन है रसायन, चौथा है पेट्रो रसायन। इसका सही ऑप्शन होगा किस उद्योग को 3 प्रकार के कच्चे माल अर्थात गैसीय, तरल एवं ठोस की आवश्यकता होती है। इसका सही ऑप्शन होगा सीमेंट उद्योग को। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है। इसका सही ऑप्शन होगा ग्रेट ब्रिटेन फर्स्ट में, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका में, तीसरा कनाडा में, चौथा ऑस्ट्रेलिया में। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश किस क्षेत्र में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, गोरकी कहा जाता है, गोरकी किसे कहा जाता है? रूसी मैनचेस्टर को, रूसी रूर को, रूसी पिट्सबर्ग को, रूसी डेट्रॉयट को। इसका सही ऑप्शन है, बताइए आप लोग। गोरकी कहा जाता है रूसी डेट्रॉयट को। रूसी डेट्रॉयट को क्या कहा जाता है? गोरकी। थैंक यू, धन्यवाद। अगले पार्ट में फिर से 30 क्वेश्चन इससे संबंधित हल किया जाएगा। ज्योग्राफी और वर्ल्ड चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।